A very warm welcome to all of you on this wonderful channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 7 का पार्ट 4 जो कि आपकी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यूनिट है, जिसमें हम जेनेटिक्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं. उसका पार्ट 4 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. दीज आर द कंटेंट जिसमें आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जेनेटिक मटेरियल एंड इट्स रेप्लिकेशन. ठीक है, ओके. So in the previous 3 lectures what we have discussed about the Mendel's theory, Mendel's law. उन्होंने 3 लॉ दिए थे, उन्होंने जीन्स को फैक्टर्स का नाम दिया था. ठीक है, फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया था. बहुत सी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें भी आई थी, इसलिए उनको अपने टाइम में, अपने लाइफ टाइम में उतना नेम एंड फेम नहीं मिला. जब क्रोमोसोमल लेवल पर लोगों ने सेल डिवीज़न देखा, डिफरेंट साइंटिस्ट ने, उसके बाद उन्होंने एग्री किया. ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. राइट. तो अब डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया. उन्होंने बताया कि एंटी पैरेलल होते हैं, है ना. एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ठीक है, वो किस तरीके से मैनेज्ड है. तो ये सारी की सारी बातें हमने अपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में डिस्कस की हैं. और आज हम ये देखने वाले हैं कि ये जो डबल हेलिकल मॉडल इस तरीके से है, वो आखिरकार इतना बड़ा डीएनए जो कि लगभग 2 मीटर के बराबर होता है, 1.8 या 2.2, आप देयर इज़ अ रेंज. इतना बड़ा जो डीएनए होता है कि 2 मीटर या 2.25 मीटर का तो एक दुपट्टा होता है ना. तो इतना बड़ा डीएनए इतनी छोटी सी सेल में कैसे, आखिर वो उसकी पैकेजिंग का कोई तो तरीका होगा, ताकि इसीलिए वो इतनी छोटी सी सेल में अपने आप को पैक करके रख पाता है. ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या है, वो पैकेजिंग होती कैसे है, ये आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट है पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में आपको पता है देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स लाइक सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया. इस यहाँ पर आपने ई कोलाई का जिक्र किया है, जहाँ पर आपको पता है प्रोकैरियोट. व्हाट डज इट मीन? प्रोकैरियोट का क्या मतलब हुआ? प्रोकैरियोन यानी कि पुराने टाइप का कैरियन या प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंडेड नहीं है. न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं होता है. तो डीएनए जो है ऐसे ही कुछ प्रोटीन्स के साथ रैकेट पड़ा हुआ रहता है और न्यूक्लियोइड रीजन में, और जहाँ पर डीएनए और वो प्रोटीन्स पड़े होते हैं उसको न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं. ठीक है, सो डीएनए इज इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यूक्लियस इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन्स. ये चीज़ कहाँ पर होगी? ये हो जाती है फिर हमारे यूकैरियोट्स में. तो जो हमारा डीएनए हेलिक्स है, ये जो मैं अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया, ये आपको पता है कि 2 डिफरेंट बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 0.3 नैनोमीटर. दिस इज द डिस्टेंस. 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स हैं ऊपर नीचे वाले, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है? 0.3 नैनोमीटर. और वी कैन से, या हम कह सकते हैं 0.34 इंटू 10⁹ मीटर. ठीक है. एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स? क्या लेंथ होती है एक टिपिकल मैमिलियन सेल की अगर हम बात करें तो ये लेंथ होती है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स अगर हैं तो लेंथ होगी क्या, होती कितनी है, ये तो हम बाद में निकालेंगे. लेकिन हमें पता है एक टिपिकल मैमिलियन सेल में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं. तो अब लेंथ कितनी होगी, ये है क्वेश्चन कि लेंथ होगी कितनी. तो लेंथ कितनी होगी? सो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स. राइट. टोटल बेस पेयर्स कितने हैं और 2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसी के हिसाब से तो लेंथ निकालेंगे, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. सो 6.6 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय 0.34 इंटू 10⁹, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आता है कैलकुलेशन करके, वो आता है 2.2 मीटर. सो दिस इज द लेंथ ऑफ अ टिपिकल डीएनए जो एक मैमिलियन सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है. सो द लेंथ इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशंस ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस. जो टिपिकल न्यूक्लियस है उसकी डायमेंशन तो 10⁻⁻⁶ मीटर है, माइक्रोन में होते हैं ये. और हम कह रहे हैं 2.2 मीटर हमें उसमें पैक करना है. आना चाहिए, कैसे आना चाहिए? ऐसे तो पड़ा नहीं रहेगा. तो देयर इज सर्टेन वे, कुछ तो तरीका होगा जिससे हम ये कह सकते हैं कि भाई ये डीएनए को कॉइलिंग करके कुछ तो इस तरीके से, जैसे लाइक हमारे पास एक सूटकेस है, हमें कहीं जाना है घूमने के लिए,
कुल्लू मनाली जाना है आपको घूमने के लिए, तो ऐसे ही तो रैंडमली नहीं रख देंगे ना, कपड़ों को तय करके एक तरीके से एक के ऊपर एक जचाते हैं, साइड में जगह होती है वहां पर भी रखते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को रोल करके रखते हैं सॉक्सेस को, तो उसी तरीके से एक प्रॉपर तरीके से जब हम उसे पैक कर देते हैं तब वो सूटकेस हमारा तैयार हो जाता है। सिमिलरली डीएनए को किसी ना किसी तरीके से पैक किया जाएगा, कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे जिससे डीएनए पैक होगा और वो इतने छोटे से न्यूक्लियस में आ जाएगा। तो इसी टॉपिक में यहाँ पर एक टर्म आता है जिसे हमें डिस्कस करना होगा, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। ओके, सो व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? पैकेजिंग हो रही है, डीएनए की पैकेजिंग हो रही है। अब कैसे हो रही है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में हमको समझना है। सो द मटीरियल ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन बोथ प्रोटीन एंड डीएनए। क्रोमोसोम में क्या है, प्रोटीन भी है और डीएनए भी है, और इन दोनों को मिला के जो टर्म दिया जाता है उसे कहते हैं क्रोमैटिन। प्रोटीन और डीएनए को मिला के जो टर्म दिया जाता है दैट इज नोन एज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन उसे कहा जाता है। द प्रोटीन कंपोनेंट इज अबाउट इक्वल इन मास टू द डीएनए कंपोनेंट। जितना डीएनए होता है उतना ही प्रोटीन होता है इन क्रोमैटिन, ठीक है। सो अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक जो टिपिकल न्यूक्लियोसोम होता है उसमें कितना डीएनए होता है, वो होता है 200 बेस पेयर, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब ये जो आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है, INCERT से लिया है, इसमें ये जो ग्रीन कलर की स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नोन एज हिस्टोन प्रोटीन और कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, और इसके ऊपर इस तरीके से रस्सी की तरह से डीएनए लिपटा हुआ है, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ हिस्टोन इज प्रेजेंट ओवर हियर, दिस इज नोन एज H1 हिस्टोन प्रोटीन। ये जो खड़ा हुआ है वर्टिकली, इसको बोला जा रहा है H1 हिस्टोन प्रोटीन, एंड दिस स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर इज अ हिस्टोन ऑक्टामर। क्योंकि ऑक्टामर क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर 8 सब यूनिट्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन की 8 सब यूनिट्स हैं, 4 इस तरफ, 4 छोटी छोटी बॉल इस तरफ हैं, 4 उसके अपोजिट हैं, और वो एक स्पेसिफिक मैनर में लगी हुई हैं, ठीक है। सो हिस्टोन कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन की जो लार्जेस्ट प्रोटीन कंपोनेंट होती है उसे हम हिस्टोन कहते हैं। दीज आर हाईली कंजर्व्ड एंड बेसिक इन नेचर। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होती है नेचर में, and that assemble into the octameric complex containing 2 each of the 4 different histone subunit. DNA wrap around the histone to form a condensed nucleosome. जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, इसके ऊपर रैपिंग करता है डीएनए और एक कंडेंस्ड फॉर्म बना लेता है, प्रोटीन प्लस डीएनए। दिस इज प्रोटीन, यही है प्रोटीन और ये है डीएनए। इस तरीके की छोटी 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 बॉल्स बनती हैं और एक सिंगल बॉल को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियोसोम। अच्छा, ये दोनों इतने टाइटली पैक क्यों हो पा रहे हैं? आपको पता है डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। और इसको हमने अभी अभी बताया कि हिस्टोन क्या है, हिस्टोन है आपका बेसिक इन नेचर, तो वो एसिडिक इन नेचर है ना, ये एसिडिक हो गया, डीएनए एसिडिक है, और ये है बेसिक इन नेचर। तो ये अपोजिट चार्ज वाले हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं, तो ये टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, ठीक है, ये टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। इस तरीके से इनकी पैकिंग चलती है। अगली स्लाइड में हम इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 4 बॉल्स हैं, 4 बॉल इस तरफ है और एग्जैक्टली 4 बॉल उस तरफ हैं। तो ऊपर वाली बॉल्स का क्या नाम है, यहाँ पर न्यूक्लियोसोम को अगर हम देख रहे हैं तो H2A, H2B, एंड नीचे वालियों का क्या नाम है, H4 एंड H3। दिस इज H1 जो वर्टिकली खड़ी हुई है, दिस इज H1, एंड ये जो रेड कलर में है जो रैपिंग चल रही है, दिस इज डीएनए। सो दिस यूनिट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम एंड दिस इज द कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। ये कोर बनाती है जिसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ रहता है। सो जो हिस्टोन प्रोटीन है, जो बेसिक हिस्टोन प्रोटीन है, इट इज रिच इन बोथ अमीनो एसिड आर्जिनिन एंड लाइसिन, क्योंकि इसमें बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन ज़्यादा होते हैं और इसीलिए ये जो है बेसिक नेचर होती है, विच टुगेदर मेक अप टू 25% ऑफ द अमीनो एसिड रेजिड्यू ऑफ एनी गिवन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन आर हाईली कंजर्व्ड, ये पूरी की पूरी कंजर्व्ड होती है इन यूकैरियोटिक सेल, जिसमें आपकी जो H3 और H4 हैं
ये नियरली आइडेंटिकल होते हैं, ये H3 और जो H4 है नीचे वाले, दिस वन एंड दिस वन, ये नियरली आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल यूकैरियोट्स, और ये काफ़ी कंजर्व्ड होते हैं, मतलब इनका जो सीक्वेंस पैटर्न है वो वही रहता है किसी भी यूकैरियोट में। जबकि ये जो ऊपर वाले हैं H2A, H2B एंड H1, ये जो तीनों हैं H1, H2A एंड H2B, यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं, ये इनमें सीक्वेंस की सिमिलरिटी काफ़ी कम होती है, ठीक है। बट ऑन द होल दे आर मोर कंजर्व्ड देन एनी अदर टाइप ऑफ प्रोटीन, और इनके बीच में एक सॉल्ट ब्रिज बनता है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन एंड नेगेटिवली चार्ज DNA, जिससे कि वो स्टेबलाइज रहता है। ये जो एक पूरी यूनिट है वो स्टेबलाइज रहती है, इनके बीच में एक सॉल्ट ब्रिज बन जाता है, तो इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एज सच स्टेबल फॉर्म में बना रहता है। सो दिस सॉल्ट ब्रिज प्ले अ मेजर रोल इन स्टेबलाइजिंग DNA एंड हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। ओके, न्यूक्लियोसोम आपको समझ में आ गया है, इसमें कितने प्रोटीन हैं, इसे ऑक्टामर क्यों कहा जाता है। ऑक्टामर में 4 यूनिट ये वाली हैं, 4 यूनिट ये वाली हैं, ठीक है, और H1 इस तरीके से खड़ी रहती है और DNA इसके चारों तरफ रैपिंग फॉर्म में रहता है। चलिए, तो हमने अभी क्या समझा, हमने ये वाला यूनिट समझ लिया, राइट। DNA पैकेजिंग में ये DNA था, डबल हेलिक्स DNA है, और हमने ये वाला यूनिट समझ लिया, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। इसी तरीके के बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स डेवलप होते हैं। ऑक्टामर होता है हिस्टोन का, इस तरीके से DNA लपेट जाता है, फिर होता है, फिर लपेट जाता है, फिर इस तरीके से ये लपेट के इस तरीके का एक सोलोनॉइड स्ट्रक्चर में डेवलप होती है, और एक सोलोनॉइड रिंग में जो है 6 रिंग्स होती हैं न्यूक्लियोसोम्स की, और ये इस तरीके से बन के क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं और फाइनली क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस डायग्राम को भी अगर हम देखें, जो DNA है 1.8 मीटर लॉन्ग बताया है यहाँ पे, ठीक है। देयर इज़ अ रेंज, कोई किसी बुक्स में 1.8 लिखा हुआ है, कहीं अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 2.2 भी आता है। और ये जो न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम वो 11 नैनोमीटर लंबा है, जिसके चारों तरफ DNA इस तरीके से रैपिंग कर रहा है। ये किस तरीके से रैपिंग कर रहा है, आप समझ पा रहे हैं? ये रैपिंग कर रहा है जस्ट लाइक अगर हमने कोई मोती किसी उसमें पिरो दिया है कोई धागे में, और इस तरीके से हम एक कोई माला बना रहे हैं, है ना, इस तरीके से ही बन रहा है ना, ये इस तरीके से बन रहा है। और इस फॉर्म में जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम इस तरीके से रैपिंग कर चुके होते हैं, तो इस टाइम पर हम इन्हें बोलते हैं क्रोमेटोसोम्स। What we call it? Chromatosomes. And 6 chromatosomes are there in per turn of solenoid structure. Solenoid structure जब ये बनता है तो 6 क्रोमेटोसोम इस तरीके से बने हुए रहते हैं। इसके बाद ये कन्वर्ट होते हैं 30 नैनोमीटर फाइबर में, एंड देन फाइनली क्रोमेटिन्स में। और ये क्रोमेटिन्स क्या हैं, फाइनली ये कन्वर्ट हो जाते हैं और रैप करने के बाद क्रोमोसोम्स में। और ये जो फेज हमारे को दिख रहा है, दिस इज मेटाफेज। मेटाफेज में कंडेंस्ड होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स, और हम उन्हें अच्छे से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, क्योंकि ये बिल्कुल पैक हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द DNA पैकेजिंग। DNA पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन के अलावा देयर आर सर्टेन अदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स ऑल्सो विच टेक पार्ट इन द पैकेजिंग of DNA. So in chromatin, those protein which remains after the histone have been removed are classified as non-histone protein. हिस्टोन को अगर निकाल दिया जाए क्रोमेटिन से, तो बाकी जितनी भी बच गई हैं प्रोटीन्स, उनको नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। The non-histone protein are a large loop of heterogeneous protein that play a role in organization and compaction of a क्रोमोसोम इन अ हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनाइज करती हैं और कॉम्पैक्ट करती हैं किसी भी क्रोमोसोम को, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी, ठीक है। नाउ अब जब हिस्टोन और नॉन हिस्टोन की बात आ रही है, क्रोमोसोम्स की बात आ रही है, क्रोमेटिन फाइबर की बात आ रही है, देन वी मस्ट अंडरस्टैंड 2 डिफरेंट टर्म्स जो बहुत आते हैं जेनेटिक्स में, सेल बायोलॉजी में जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हैं और DNA रेप्लिकेशन भी पढ़ते हैं। उनका नाम है यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज हेट्रोक्रोमेटिन? हेट्रोक्रोमेटिन इज अ
डिफाइन स्ट्रक्चर इन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर ही कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि डार्कली स्टेन्ड हो जाते हैं जब हम उसे क्रोमोसोम स्पेसिफिक डाई में डार्क स्टेन करते हैं विद अ डीएनए स्पेसिफिक स्टेन। जब उसे एक स्पेसिफिक स्टेन में डाला जाता है वो डार्कली स्टेन हो जाते हैं एंड इट इज कंपेरेटिवली कंडेंस्ड टू फॉर्म एंड कंडेंस्ड फॉर्म है ये, और एंड इट इज इनएक्टिव इन ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट प्ले नहीं करती है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए टू आरएनए, है ना। डीएनए से जब आरएनए बनता है, डीएनए टू आरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इस कन्वर्जन में ये बहुत ही इनएक्टिव रहता है। क्यों रहता है? क्या रहता है? अगर हम ये देखें कि ये एक क्रोमोसोम है, अगर इस क्रोमोसोम को हमने किसी डाई में डिप कर दिया, ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या है? इसके अंदर ये डीएनए है। तो यहां पर कहा जा रहा है हेट्रोक्रोमेटिन क्या है कि अगर इस क्रोमोसोम को कहीं किसी डाई में, डीएनए स्पेसिफिक डाई में डिप करते हैं तो इस डीएनए के कुछ कुछ जगह पर जो है डार्कली स्टेन्ड हो जाता है वो, और किसी किसी जगह पर लाइटली स्टेन्ड रहता है। तो ये जो डार्क स्टेन वाला एरिया है उसको हेट्रोक्रोमेटिन कह रहे हैं। जैसे कि हमने एक रील है, रील में पूरा थ्रेड है, दैट इज क्या है? क्रोमेटिन फाइबर्स हैं आपके। अगर हम उसी रील में इस तरीके से नॉट लगाते चलें, नॉट लगाते चलें, नॉट लगाते चलें और नॉट लगा लगा के ऐसे गोल 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 कर दें, और फिर कुछ पे नॉट ना लगाएं, फिर नॉट लगाते चलें, और फिर कुछ पे नॉट ना लगाएं, फिर लगाते चलें, तो इस तरीके का एरिया यहाँ पर डीएनए अगर है, ठीक है, गांठ लगा दी हटा दी, गांठ लगा दी हटा दी, तो जो गांठ वाला एरिया है अगर उसको हम यहाँ पर डाई ले ली है, इसमें यहाँ पर डिप करेंगे तो क्या होगा? डाई कौन सा एरिया ज्यादा लेगा? जहां पर गांठ है, ऑब्वियसली बात है ना। और जो पतला पतला फाइबर है वहां पर उतना ज्यादा नहीं आएगा। तो जहां डीएनए ज्यादा कॉम्पैक्टेड है, कंडेंस्ड है, वहां पर डाई ज्यादा आएगी, और इसीलिए वो चूंकि उसकी रोलिंग ज्यादा हो रही है तो वो ट्रांसक्रिप्शन में इनएक्टिव रहता है। वो एरिया ट्रांसक्रिप्शन में इनएक्टिव रहता है, और उसी रीजन को, क्रोमोसोम के उसी रीजन को, लाइक यहाँ पर डार्क स्टेन आ गया, यहाँ पर डार्क स्टेन आ गया, यहाँ डार्क आ गया, ये है, यहाँ पर बनाया मैंने, यहाँ बनाया, देखिए इस तरीके का पैटर्न आ रहा है क्रोमोसोम में। तो इस वाले रीजन को हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। एंड व्हाट इज यूक्रोमेटिन? यूक्रोमेटिन क्या है? यूक्रोमेटिन इज अ एरिया ऑफ द क्रोमोसोम्स जहां विच इज रिच इन जीन्स दैट आर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि वो उतने ज्यादा कंडेंसली फोल्डेड ही नहीं है, वो इतने ज्यादा कंडेंसली फोल्डेड ही नहीं है, तो दीज आर इजीली अवेलेबल फॉर एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, है ना। तो ये आराम से कर पाते हैं। तो दीज आर एक्टिव पोर्शन होता है क्रोमोसोम्स का, और ये लाइटली स्टेन्ड होगा as compared to heterochromatin. So this is the difference between euchromatin and heterochromatin. I hope आपको ये दोनों ही terms अब बहुत अच्छे से clear हो गए होंगे. So let's move on the next slide. So अभी ये पता चला अभी तक हमें कि भाई हाँ ठीक है, DNA जेनेटिक मटेरियल मॉडल बताया गया वॉटसन एंड क्रिक ने, उससे पहले मेंडल ने भी काम किया था, लेकिन अब ये था कि हाँ कोई चीज़ तो यहाँ से वहाँ जा रही है, लेकिन वाकई में जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है वो डीएनए है या कोई प्रोटीन है या कोई आरएनए है, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं होती। कोई चीज़ पास हो रही है ये तो बिल्कुल पक्का था। तो इसी के लिए बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल को सर्च करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग पैरेलल वे में काम कर रहे थे। उनमें से एक बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट हैं ग्रिफिथ। इन्होंने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, सो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर इन्होंने काम किया एंड ही टुक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसके 2 स्ट्रेन्स इन्होंने लिए। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी न्यूमोनिया कॉज करेगी। न्यूमोनिया में क्या होता है? न्यूमोनिया में हमारे जो लंग्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, कफ होता है ना। तो इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। तो ये केवल ह्यूमन में नहीं होता, निमोनिया एनिमल्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया है वो किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के इन्होंने 2 स्ट्रेन्स लिए। एक स्ट्रेन लिया जो कि
स्मूथ स्ट्रेन था, दूसरा स्ट्रेन लिया जो कि रफ स्ट्रेन था। व्हाट डज इट मीन स्मूथ एंड रफ? यानी कि उनकी जो कॉलोनीज थी, अगर उन्हें पेट्री प्लेट पर, उन्होंने साइंटिस्ट थे तो लैब में काम करते थे, राइट? अगर उन्होंने बैक्टीरिया को पेट्री प्लेट पर इस तरीके से मीडिया में ग्रो किया है तो उनको दो तरीके की कॉलोनीज मिली। एक थी कुछ शाइनिंग वाली कॉलोनीज जो चमकदार थी, ठीक है, उसको उन्होंने टर्म दे दिया स्मूथ कॉलोनीज। और जो रफ कॉलोनीज थी जो इतनी शाइनिंग नहीं कर रही थी उनको नाम दे दिया उन्होंने रफ कॉलोनीज। शाइनिंग कॉलोनीज में क्या था कि उसके बैक्टीरिया के ऊपर एक कैप्सूल था जो कि म्यूकस का बना हुआ था, पॉलीसैकेराइड कोट था जिस वजह से वो शाइन करती थी। सो स्मूथ कॉलोनी के ऊपर क्या था? एक म्यूकस कोट था जो कि पॉलीसैकेराइड का बना हुआ था जिस वजह से वो शाइन करती थी। जबकि रफ कॉलोनीज जो थी उनके ऊपर दिस म्यूकस कोट वाज एब्सेंट। समझ में आ गया आपको क्यों वो स्मूथ थी, क्यों दूसरी वाली रफ थी? अब उन्होंने इन दोनों कॉलोनीज को लेकर जो छोटे छोटे माइस होते हैं, माइस और रैट, आप कंफ्यूज मत हुए होना, कभी हो सकता है मेरे मुंह से रैट निकल जाए, लेकिन माइस और रैट में फ़र्क है। माइस छोटे होंगे जो घरों पे पाई जाती हैं और जो रैट होते हैं वो रेलवे ट्रैक पर मिलेंगे, अनाज के गोदाम में मिलेंगे। जो बड़े साइज का रैट होता है जिसकी पूंछ लंबी सी होती है, दैट इज रैट। तो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर किया इन्होंने माइस पर, ठीक है। तो कुछ माइस को उन्होंने इन्फेक्ट किया एस स्ट्रेन के साथ, इस वाले के साथ, और कुछ माइस को उन्होंने इन्फेक्ट किया आर स्ट्रेन के साथ। दोनों ही स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के स्ट्रेन्स हैं, दोनों ही न्यूमोनिया कॉज करेंगे या नहीं करेंगे, स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के हैं, ठीक है। तो कुछ को उन्होंने स्मूथ से कर दिया, कुछ को उन्होंने रफ से इन्फेक्शन दे दिया। फिर उन्होंने देखा, देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। उन्होंने ये भी देखा कि जो स्मूथ कॉलोनीज हैं, उन्होंने देखा जो स्मूथ कॉलोनी है ये वाली, वो अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं किसी रैट के अंदर तो आफ्टर सर्टेन टाइम वो जो रैट है वो मर जा रहा है, डाई हो जा रहा है, किल हो जा रहा है, ठीक है। और उसका जो अंदर से फिर ब्लड निकाल के उसको दोबारा से प्लेटिंग की जा रही है, तो उसके अंदर से स्मूथ सेल्स निकल रही हैं बैक्टीरिया की। इसका मतलब उन्हें पता चल गया कि ये जो स्मूथ सेल्स हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई की, ये विरुलेंट हैं, विरुलेंट यानी कि ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, ये वाला स्ट्रेन एस वाला। जबकि उन्होंने आर जो कॉलोनी थी, स्मूथ रफ कॉलोनीज थी, उससे जब माइस को इंजेक्ट किया और आफ्टर सर्टेन इंक्यूबेशन टाइम उन्होंने देखा कि यहाँ पर उसके ब्लड सैंपल से आर सेल्स मिल रही हैं, लेकिन जो चूहा था, है ना, जो माइस था, वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। यानी कि ये एविरुलेंट है, ये डिजीज कॉजिंग नहीं करता है, इससे कोई बीमारी नहीं हो रही है, बीमारी हो रही है एस से, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा मिला हमको? हेल्दी माइस मिला। अब उन्होंने क्या किया, तीसरे तरीके के सेटअप में उन्होंने ये जो विरुलेंसी वाला या डिजीज कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया थे स्मूथ सेल्स वाले, उनको हीट किल्ड कर दिया, उनको वाइल को गर्म किया, किल किया, और वो किल्ड जो बैक्टीरियाज थे उसको दोबारा से इंजेक्ट किया चूहे के अंदर, ठीक है। तब उन्होंने देखा कि ना तो रैट मर रहा है, वो हेल्दी है एकदम, और ना ही उसके ब्लड सैंपल से कोई भी तरीके की बैक्टीरिया मिल रही है। उन्होंने कहा अरे वाह। फिर उन्होंने एक और काम किया, इन दोनों को उन्होंने मिक्स किया। किसको मिक्स किया? एक तो हीट किल्ड एस सेल्स को, ठीक है, जो अब हीट किल्ड करने के बाद कुछ हेल्दी था उनका बैक्टीरिया, राइट, उनका माइस, और लिविंग आर सेल को। तो हीट किल्ड है और लिविंग है, तो ये तो डिजीज कॉज नहीं कर रहे थे दोनों ही, है ना। यहाँ पर भी हेल्दी था, यहाँ पर भी हेल्दी था, यहाँ पर तो बिल्कुल सब बिल्कुल सेट था। तो उन्होंने कहा कि चलो इन दोनों सैंपल्स को मिक्स करके देखते हैं। इनको मिक्स किया, रैट में डाला, और आफ्टर सर्टेन इंक्यूबेशन टाइम उन्होंने व्हाट ही वाज ऑब्जर्व्ड कि ये जो रैट था ये डेड हो गया। कैसे मर गया ये? और जो फिर सैंपल उसका निकाला गया, उसकी प्लेटिंग की गई, तो यहाँ पर उन्हें एस कॉलोनीज भी मिल रही थी और आर कॉलोनीज भी मिल रही थी, ये दोनों मिल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये जो है, ये है कि भाई जो हीट किल्ड एस सेल्स हैं उसमें से कुछ तो ऐसा हुआ है कि उसने आर को विरुलेंट बना दिया है, आर को विरुलेंट बना दिया है, और आर कॉलोनीज फिर वो भी ऐसा कर पा रही हैं कि जो हमारा माइस है उसको डेड कर पा रही हैं, ठीक है।
वही मैंने यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखा है कि एस स्ट्रेन जो कि विरुलेंट है, उससे जब माइस को इन्फेक्ट कराया तो माइस मर गया, विरुलेंट है भाई, मरना ही है उसको निमोनिया से। आर स्ट्रेन जो कि नॉन विरुलेंट है, इससे माइस को इन्फेक्ट कराया, बिल्कुल नहीं मरेगा, ये जिंदा है ना। हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया तो उसकी पैथोजेनेसिटी इन्होंने हटा दी, तो माइस को इन्फेक्ट किया तो माइस जिंदा था यहाँ पर भी। अब हीट किल्ड एंड आर स्ट्रेन, इन दोनों को मिला के जब माइस को इन्फेक्ट किया तो माइस यहाँ पर भी डेड हो गया, माइस यहाँ पर भी मर गया। इसको उन्होंने कंक्लूड किया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी कि सर्टेन थिंग्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन को भी कुछ तो ऐसा था जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया है और आर स्ट्रेन को भी उसने विरुलेंट बना दिया है। यहां से जनरेट हुआ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, सो इट इनेबल आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज ए स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकम विरुलेंट। एस स्ट्रेन क्यों विरुलेंट था? क्योंकि उसकी जो आउटर कवरिंग थी वो उस पर था स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट, आर स्ट्रेन पर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो ऐसा स्मूथ से आर में गया है कि आर भी अब अपने ऊपर की तरफ ये जो पॉलीसेकेराइड कोट है वो बना पा रहा है और जिससे उसकी विरुलेंसी आ रही है, वो भी विरुलेंट हो रहा है, वो भी पैथोजेनिक हो रहा है। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने कहा ये इसीलिए हो पा रहा है कि कुछ तो जेनेटिक मटेरियल एस से आर में गया है। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। उन्हें ये था कि कुछ तो गया है, लेकिन वो चीज गई क्या है, वेदर इट इज डीएनए और प्रोटीन, ये वो क्लियर नहीं कर पाए थे कि बायोकेमिकल नेचर उस जेनेटिक मटेरियल का क्या है, ये वो यहाँ नहीं बना पाए थे। बट उन्होंने ये जरूर कहा था कि कोई तो है चीज, कोई कंपोनेंट है जो एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में जा रहा है और उसको पैथोजेनेसिटी दे रहा है, उसको विरुलेंट बना रहा है। सो दिस इज अबाउट द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब बायोकेमिकल नेचर का कैसे पता चलेगा? तो बायोकेमिकल का नेचर पता करने के लिए देयर आर 3 डिफरेंट साइंटिस्ट नोन एज एवेरी, मैक्लॉड एंड मैककार्टी। इन तीनों ने 1933 से लेकर 1944 तक काम किया अबाउट द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि ग्रिफिथ ने बताया था। इन्होंने क्या किया, इस डायग्राम को देख लेते हैं तो हमें वो लिखे हुए को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने एक सैंपल लिया, एस जो हीट किल्ड एस सेल्स थी उसका सैंपल लिया, इसमें से इन्होंने लिपिड निकाल दिया, शुगर निकाल दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब को 3 में डिवाइड कर दिया। एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डाला प्रोटीएज एंजाइम, दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला आरएनएज एंजाइम और तीसरी टेस्ट ट्यूब में डाला उन्होंने डीएनएज एंजाइम। तो जब प्रोटीएज एंजाइम डाला है तो इसमें कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, है ना, कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगी। इसमें आरएनएज डाला है, आरएनएज नहीं होगा इसमें क्योंकि वो आरएनए को किल कर देगा। एंजाइम का क्या काम है, प्रोटीएज प्रोटीन को मार देगा, चॉपिंग कर देगा, आरएनएज आरएनए की चॉपिंग कर देगा और डीएनएज डीएनए की चॉपिंग कर देगा, तो डीएनए नहीं मिलेगा यहाँ पे। पहले वाले जो सैंपल था उसको जब उन्होंने एनालाइज किया, ग्रो किया, उसके बाद उन्होंने देखा कि इस वाले सैंपल में उनको एस सेल जो स्मूथ टाइप की सेल्स थी, जो विरुलेंसी वाली सेल्स थी, वो इनको यहाँ पर दिख रही थी। ठीक है, दूसरी वाली जो सेल थी जिसमें उन्होंने आरएनएज डाला था, जिसमें आरएनए किल हो गया था, आरएनए नॉन फंक्शनल हो गया था, यहां पर भी उनको एस सेल्स दिख रही थी। ठीक है, अच्छा, इस फ्लास्क में उन्होंने एस सेल जो हीट किल्ड एस सेल थी उसके अलावा उन्होंने आर सेल्स भी डाल दी, क्योंकि इतना तो क्लियर था ही ना कि एस से आर में कुछ तो जा रहा है और आर को पैथोजेनेसिटी दे रहा है। तो ये वाला जो सैंपल था, ये जो सैंपल है, ये तो हीट किल्ड एस सेल वाला है, यहां तक ये यहां डाला और इसमें फिर उन्होंने आर सेल ऐड कर दी तीनों में। इसमें भी आर सेल ऐड की, इधर भी आर सेल ऐड करी और यहाँ पर भी आर सेल ऐड करी। तो यहाँ पर आर सेल ऐड करी, लेकिन इनको सिर्फ आर सेल्स दिखाई दे रहे थे, रफ सेल्स दिखाई दे रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के कोई भी एस सेल्स नहीं नजर आ रहे थे, स्मूथ वाले नहीं नजर आ रहे थे। यहाँ पर भी जिसमें आरएनए उन्होंने आरएनएस डाल के खराब कर दिया था, किल कर दिया था, डीनेचर कर दिया था, वह यहाँ पर भी एस सेल्स नहीं, एस सेल्स जो है एस सेल्स यहाँ पर भी दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर भी दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो यानी कि
आर सेल डालने के बाद यहाँ पर भी कुछ तो है, एस सेल्स डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पर भी एस सेल्स डेवलप हो रहे हैं। और तीसरे वाले में क्या हुआ, जब उन्होंने आर सेल्स डाली तो यहाँ पर एस सेल एक भी नहीं दिखाई दी। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डीएनए है, डीएनए ही एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन को एस सेल से आर सेल में ट्रांसफर कर रहा था। क्योंकि यहाँ पर डीएनए खराब हो गया, डीएनए डाल दिया, डीएनए किल हो गया, अब यहाँ डीएनए है ही नहीं, तो इंफॉर्मेशन को पास कौन करेगा, एस सेल से आर सेल में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एस सेल्स नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आई होप आपको एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया है। यहाँ पे चूंकि प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन किल हो गई है, तो प्रोटीन का तो रोल है ही नहीं। यहाँ पर आरएनए किल हो गया है, तो आरएनए का भी रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी एस सेल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी एस सेल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एस सेल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको अब हम इस वाली स्लाइड को एक बार रीड कर लेते हैं ताकि हमको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रिफिथ ने ये तो बता दिया था कि कुछ तो है जो स्मूथ से रफ में ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है वहां पर, लेकिन वेदर दिस एजेंट इज प्रोटीन और डीएनए और आरएनए वो ये नहीं बता पाए थे, बायोकेमिकल नेचर वो नहीं बता पाए थे। तो बायोकेमिकल नेचर जानने के लिए कुछ और साइंटिस्ट थे, उन्होंने उन्हीं के एक्सपेरिमेंट पर काम किया, और उन साइंटिस्ट का नाम था एवेरी, मैक्लॉड एंड मैककार्टी। इन्होंने बायोकेमिकल नेचर जाना उस चीज का जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ग्रिफिथ ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो व्हाट दे हैव डन एक्चुअली, दे एक्चुअली प्योरीफाई बायोकेमिकल्स लाइक प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स। जो हीट किल्ड एस सेल्स थी उससे उनके अंदर का कंटेंट उन्होंने निकाल लिया। क्या क्या निकाला, एक तो प्रोटीन निकाली, दूसरा डीएनए निकाला, और तीसरा उन्होंने आरएनए निकाल दिया, ये देखने के लिए कि क्या प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है या डीएनए है या आरएनए है। चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो उन्होंने ये तीनों सेपरेट आउट कर लिए, इसके अलावा लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, उन सबको उन्होंने हटा दिया, सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने 3 ट्यूब में अपने सैंपल्स डिवाइड कर लिए। तो उन्होंने एक ट्यूब में डाला प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, दैट इज प्रोटीज। पहली ट्यूब में उन्होंने प्रोटीज डाल दिया। दूसरी जो थी ट्यूब उसमें उन्होंने आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम नोन एज आरएनएज, उसको डाल दिया, ठीक है। और फिर जब ये दोनों उन्होंने डाला तो उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों अगर नहीं है ट्यूब के अंदर तो वो ट्रांसफॉर्मेशन को रोक नहीं पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। व्हाट डज इट मीन, कि जब उस मीडिया को उन्होंने दोबारा से ग्रो किया तो मीडिया के अंदर उनको स्मूथ और रफ सेल्स दोनों ही दिखाई दे रही थी, यानी कि स्मूथ से हीट किल्ड स्मूथ इन्होंने शुरू में सैंपल लिया है, आपको ये याद बात रखनी है। इन्होंने क्या लिया है, हीट किल्ड एस सेल्स, है ना, उसके प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को इन्होंने सेपरेट आउट किया है। तो जब जिस ट्यूब में उन्होंने प्रोटीएज डाला है, जिस ट्यूब में उन्होंने आरएनएज डाला है, तो यहाँ पे प्रोटीन किल हो गया, यहाँ आरएनएज किल हो गया। तो ये दोनों के किल होने के बाद या डीनेचर होने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन रुक नहीं रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, और इसीलिए वहां पर उनको सैंपल में रफ और स्मूथ दोनों सेल्स उनको मिल रही थी, ठीक है। अब तीसरी जो ट्यूब थी उसमें उन्होंने डाला डीएनएज एंजाइम। डीएनएज एंजाइम का क्या काम होता है, इट एक्चुअली डाइजेस्ट द डीएनए, डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, चॉप कर देगा, डीएनए को नॉन फंक्शनल कर देगा। तो उसमें उन्होंने देखा कि डीएनए अलोन फ्रॉम एस सेल्स कॉज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। कैसे, क्योंकि जब इन्होंने डाइजेस्ट कर दिया उस वाले ट्यूब में डीएनए से डीएनए, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था, इसने ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट कर दिया, और इनको उस वाली सेल्स में केवल जो है रफ सेल्स मिल रही थी, स्मूथ सेल्स नहीं मिल रही थी। तो जहाँ पे डीएनए चॉप हो गया उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था, जहाँ पर ये तीसरे नंबर का सैंपल हो गया इनका, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए इसी बात को इस डायग्राम से और अच्छे से समझ लेते हैं। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन में दे टुक अ सैंपल ऑफ हीट किल्ड एस सेल्स, हीट किल्ड एस सेल का सैंपल लिया,
उसको लिपिड और प्रोसेस्ड शुगर उन्होंने अलग कर दिया। फिर 3 टेस्ट ट्यूब में इन्होंने इस सैंपल को डिवाइड किया। एक में उन्होंने प्रोटीएज डाला नंबर 1 में, नंबर 2 में उन्होंने आरएनएज डाला और नंबर 3 में उन्होंने डीएनएज डाला। पहले वाले में कोई प्रोटीन नहीं थी, दूसरे वाले में कोई आरएनए नहीं था, क्योंकि उसके रेस्पेक्टिव एंजाइम्स ने उसको क्या कर दिया है, उसकी एक्टिविटी को डीनेचर कर दिया है। और तीसरे वाले सैंपल में कोई डीएनए नहीं था। तो जब पहले सैंपल को उन्होंने ग्रो किया, ग्रो कैसे करेंगे, इसमें हीट किल्ड आरएनए तो हीट किल्ड स्मूथ सेल्स तो पहले से ही पड़ी हुई हैं, ये रेड कलर में जो आपको डिनोट किया गया है, और इसमें इन्होंने थोड़ा सा सैंपल आर वाला भी डाल दिया, ठीक है, और इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेट करने के बाद आफ्टर 24 आवर उन्होंने एनालाइज किया कि इसमें एस सेल्स उनको दिखाई दे रही थी। तो जब एस सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, आर भी ब्लू भी दिखाई दे रहा है, रेड भी दिखाई दे रहा है, यानी कि आर सेल्स भी हैं, रफ सेल्स भी हैं और स्मूथ सेल्स भी हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई इसमें प्रोटीन डीनेचर हो गया था। अगर प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट होता तो यहाँ पर क्या होता, हमारे को ये स्मूथ सेल्स नहीं दिखाई पड़ती, ठीक है, ये दोनों आराम से दिखाई पड़ रही हैं। इसका मतलब प्रोटीन का तो कोई रोल है नहीं। सिमिलरली आरएनए वाले में रिजल्ट उनको यहाँ पर दिखाई दिए, दोनों तरीके के रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। जबकि जिसमें डीएनए उन्होंने डीएनएज एंजाइम डाला है, जहाँ डीएनए नहीं है वहां पर उनको कोई भी एस सेल्स नहीं दिख रही थी। इसका मतलब वो आर सेल को कन्वर्ट ही नहीं कर पा रही थी, एस सेल्स में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो था वो यहीं पर चॉप हुआ है विद द हेल्प ऑफ डीएनए एंजाइम। यहाँ पर डीएनए नहीं है, इसीलिए वो एक्टिविटी नहीं हो रही कि आपको आर और एस दोनों दिखाई दें, ठीक है। अल्टीमेटली यही तो था ना कि डीएनए आर से एस में जाएगा और उसने भी पॉलीसेकेराइड कोड बना लिया। तो कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट था ग्रिफिथ के हिसाब से, लेकिन वो एजेंट है क्या, प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है। वो एवेरी, मैक्लॉड एंड मैककार्टी, इन तीनों साइंटिस्ट ने ये बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन करने के बाद क्लियर किया कि डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। इस पर 1-2 साइंटिस्ट और थे, हार्शे एंड चेज। इन्होंने बैक्टीरियोफाज पर काम करके अपने रिजल्ट्स को भी शेयर किया था उस टाइम पर। और इन्होंने देखिए, ये बहुत ही अच्छा एनिमेशन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए कि ये जो बैक्टीरियोफाज है किस तरीके से बैक्टीरिया के ऊपर जाता है और अपना जो है अंदर का जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर डालेगा और फिर अपनी नई प्रोजेनीज बनाएगा और फिर बाहर निकलेगा और बैक्टीरिया को किल कर देगा। दैट्स व्हाई वी नोन एज इट एज अ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरिया किलिंग और बैक्टीरिया लाइसिस कर देता है, बैक्टीरिया के ऊपर ये एक्ट एज अ पैरासाइट, ठीक है। तो इन्होंने वायरसेस पर काम किया था जिसे कहते हैं बैक्टीरियोफाज, और जो क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो उन्होंने इस बैक्टीरियोफाज को के सैंपल्स को 2 में डिवाइड कर लिया। कुछ जो बैक्टीरियोफाज थे उसको रेडियो एक्टिव P32 में ग्रो किया, कुछ सैंपल्स को उन्होंने ग्रो किया रेडियो एक्टिव S35 में। ओके, सो वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव P32 कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। जो वायरस P32 के साथ ग्रो हुए थे उनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए आ गया, क्योंकि फॉस्फोरस तो आपको पता है न्यूक्लियोटाइड में होता है ना, तो वहां पर वो जाकर अटैच हो गया। फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, फॉस्फोडाइएस्टर लिंक होता है, जब हमने वाटसन एंड क्रिक पढ़ा था, आप याद करिए, फॉस्फोरस होता है। और जिस बैक्टीरिया को उन्होंने S35 में, रेडियो एक्टिव S35 में ग्रो किया था, वो बन गई रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स। तो जहाँ जहाँ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स बने उन्होंने प्रोटीन बना लिया, तो वो प्रोटीन में जाके S35 इनकॉर्पोरेट हो गया और P32 इनकॉर्पोरेट हो गया डीएनए में जाके। अब इनको ये देखना है कि प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। तो इस डायग्राम से हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर तो प्रोटीन हो गई है रेडियो एक्टिविटी वाली S35, तो सारा का सारा प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है, इसका कैप्सूल है, इसका हेड है, लेग्स हैं, ये सारे के सारे इन सभी में S35 इनकॉर्पोरेट हो गया है। जबकि दूसरे सैंपल में डीएनए में P32 इनकॉर्पोरेट हो गया है, ठीक है। फिर इन्होंने फर्स्ट स्टेप किया इन्फेक्शन का, तो फिर बैक्टीरियोफाज को जो इसके जो बैक्टीरिया थे, इकोलाई थे, उसको इन्फेक्ट कराया बैक्टीरियोफाज के साथ। देन
ब्लेंडिंग करी, उनको मिक्स किया और उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करके सैंपल्स निकाले। इसको ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ब्लेंडिंग की थी। तो यहाँ पर इन्फेक्शन कराया, ये ऊपर आके बैठ गए, जैसा कि यहाँ पर इस वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऊपर आकर बैठता है और फिर वो अंदर अपनी मशीनरी भेजता है, डीएनए भेजता है, फिर मल्टीप्लाई करता है। लेकिन उस टाइम तो ये नहीं पता था, ठीक है। तो यहाँ पर बैठ गए, अब यहाँ पर ये डीएनए अंदर जा रहा है, डीएनए मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर भी डीएनए अंदर जा रहा है, मगर उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं है। रेडियो एक्टिविटी तो प्रोटीन केस में है, कैप्सिड्स में है, जो कि बाहर प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी डीएनए मल्टीप्लाई कर रहा है। इसके बाद इन्होंने क्या देखा कि सेल को जब उन्होंने देखा तो सेल में कोई भी रेडियो एक्टिविटी इनको नहीं मिली S35 से, जबकि इन्होंने S35 मीडियम में ग्रो किया था। पर जो सुपरनेटेंट था, जो पेनड्रॉफ ट्यूब थी, यहाँ सेल्स थे और यहाँ पर इसका वाटरी स्ट्रक्चर था, जैसे सुपरनेटेंट कहते हैं, और जो बैक्टीरियोफाज हैं वो सुपरनेटेंट में आ जाते हैं। तो सुपरनेटेंट में उन्होंने देखा कि S35 प्रेजेंट है, यानी कि जो बैक्टीरियोफाज का आउटर कवरिंग है उसमें S35 प्रेजेंट है। आउटर कवरिंग जो ऊपर है प्रोटीन, उसमें S35 प्रेजेंट है, उसमें रेडियो एक्टिविटी है। दूसरे सैंपल को भी उन्होंने एनालाइज किया, तो दूसरे सैंपल को एनालाइज करके ये जो पैलेट थी, पैलेट में जो सेल्स थे, सेल्स में उनको मिल गई रेडियो एक्टिविटी P32, यहाँ पर मिल गया उनको P32, जबकि ये सुपरनेटेंट था, इसमें उनको कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद दोनों सैंपल्स को, सुपरनेटेंट जो वाटरी कंटेंट था उसको भी उन्होंने एनालाइज करा रेडियो एक्टिविटी के लिए, और ये जो नीचे पैलेट बैठी हुई है जहाँ पर बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उसको भी एनालाइज करा, तो दोनों में अपोजिट रिजल्ट आए। तो बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव, इंडिकेटिंग दैट DNA was the material that passed from virus to bacteria. Bacteria that were infected with the virus had radioactive protein, were not radioactive. जो radioactive protein जिसमें गई थी वो बैक्टीरिया जो है कैसे थे, उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। What does it mean? This indicate that the protein did not enter the bacteria from the virus. जो प्रोटीन था ये वाला, ये अंदर गया ही नहीं है वायरस के पास, ठीक है। So DNA is therefore a genetic material that is passed from virus to bacteria. इसके आधार पर उन्होंने कहा कि भाई DNA ही है जेनेटिक मटेरियल जो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही अच्छे से आपकी NCERT में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वेदर इट इज DNA और RNA। किसी भी जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये तो आज हमको पता है, कि उस टाइम में तो नहीं पता था क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब आपको पता है जितने भी बैक्टीरियोफाज हैं, जितने भी वायरसेस हैं, वो ज़्यादातर RNA वायरस होते हैं, कि तो RNA भी एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। लेकिन किसी भी जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, तो रेप्लिकेशन होना चाहिए, इट इज स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, यहाँ पर म्यूटेशन भी करना चाहिए उनको, स्लो चेंजेस होंगे तभी क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, ठीक है। एंड इट शुड एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, अपने आप को इसको एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक जो किसी भी जेनेटिक मटेरियल को फुलफिल करनी होती हैं, तब वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है। अब DNA और RNA में क्या फ़र्क होता है, DNA में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू RNA। RNA अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि RNA सिंगल स्टैंडर्ड है, इसमें यूरेसिल प्रेजेंट होती है और इसमें सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, तो RNA फटाक से रिएक्शन करता है। जबकि DNA क्या है, DNA डबल स्टैंडर्ड होता है, इसमें यूरेसिल की जगह थायमिन है और यहाँ पर सेकंड कार्बन पर राइबो शुगर में सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, तो वो हाईली रिएक्टिव नहीं होता है। क्योंकि RNA अनस्टेबल है, इन तीनों प्रॉपर्टीज से हमें पता चल गया RNA बीइंग अनस्टेबल इट म्यूटेट वेरी फास्ट, बहुत ही तेजी से ये म्यूटेशन कर रहा होता है। कॉन्जिक्यूटिवली वायरसेस हैविंग RNA जीनोम, ये मैंने अभी आपको बताया कि जैसे TMV वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, QB वायरस,
बैक्टीरियोफाइजेज, इन सब में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो ये फटाक से म्यूटेशन करते हैं, अपना स्ट्रेन चेंज करते हैं, फिर अपनी पैथोजेनिसिटी कायम रखते हैं। कोरोना के केस में भी आपको पता है अभी तक नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं कोरोना के, मतलब वो अपने आप को चेंज कर रहा है, बहुत तेजी से चेंज कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, और इसीलिए इनका जो है लाइफ स्पान बहुत छोटा होता है और ये बहुत फास्ट म्यूटेशन कर लेते हैं, जितने भी आरएनए जीनोम वाले फाजेज होते हैं या वायरसेस होते हैं। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यस, डायरेक्टली प्रोटीन की सिंथेसिस को कोड सकते हैं, एंड इजीली एक्सप्रेस एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर। डीएनए जबकि डिपेंडेंट रहता है आरएनए पर for the synthesis of protein. Protein synthesizing machinery have evolved around the RNA. Both DNA and RNA can act as a genetic material, but DNA क्या है आपको पता है, DNA ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है एज कम्पेयर टू RNA। अभी हमने तीनों प्रॉपर्टीज देखी ना, तो जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है उसके हिसाब से DNA इज फार बेटर देन RNA फॉर द एज कम्पेयर टू आरएनए। ठीक है, तो हालांकि आरएनए वर्ड में अगर हम देखें तो फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल था, जब इवोल्यूशन चल रहा था, तो आरएनए ही था जो कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। और जितने भी लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, स्प्लाइसिंग हो गई, ये सारे के सारे आरएनए के बगैर हो ही नहीं सकते हैं। आपको पता है आरएनए एक्ट एज ए एंजाइम ऑल्सो, एक कैटालिटिक रिएक्शंस को भी एक्सेलरेट करता है या फिर उसको इनहिबिट करता है। तो आरएनए के बहुत सारे यूज होते हैं। आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल एज वेल एज अ कैटालिस्ट। आरएनए कैन क्योंकि ये कैटालिस्ट की फॉर्म में भी यूज होता है तो रिएक्टिव है, तो अनस्टेबल भी हो गया। जबकि डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद सर्टेन केमिकल मॉडिफिकेशन एंड मेक इट मोर स्टेबल। ठीक है, सो डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। ये डीएनए होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, आरएनए से ही टाइम के साथ साथ डीएनए इवॉल्व हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स उसके डेवलप हुए हैं, डबल स्टैंडर्ड हुआ है, और अपने अंदर की जो चेंजेस हैं वो रिपेयर के थ्रू वो करता रहता है। इसका बहुत सारा डिटेल हम जब डीएनए रेप्लिकेशन में जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन में जाएंगे, ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे, उस टाइम इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल्स, अभी ये डिस्कस हो गया, ये चीज़ें अभी तक प्रूव हो गई डिफरेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि हाँ जी डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन अब वो रेप्लिकेट कैसे करता है, इसके ऊपर साइंटिस्ट लोगों ने काम करना शुरू किया। तो इसके लिए 3 डिफरेंट मॉडल बताए गए। सॉरी, फर्स्ट इज कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, अनदर वन इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, एंड थर्ड वन इज डिस्पर्सिव मॉडल। फर्स्ट वन जो है वो ये रहा, सेकंड ये रहा, और तीसरा ये रहा। फर्स्ट वन क्या कहता है कि जो पेरेंटल डीएनए है वो एज सच रहते हैं, रिमेन्स टुगेदर एज सच, और जबकि न्यूली जो फॉर्म डॉटर स्टैंड्स हैं वो एक साथ रहते हैं। जो पेरेंटल डीएनए है वो एज सच रहेंगे और न्यूली फॉर्म्ड दोनों नए अलग बन जाएंगे। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहता है, वो ये कहता है कि पेरेंटल डीएनए में से ईच स्ट्रैंड अपनी अपनी कॉपी, डॉटर कॉपी बना लेता है। ये कहता है ईच ऑफ 2 पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा फॉर न्यू डीएनए टू बी सिंथेसाइज्ड। ये इसने भी टेम्पलेट की तरह काम कर दिया और इसने भी टेम्पलेट की तरह काम कर दिया, और फिर यहाँ पर डॉटर स्ट्रैंड्स इसके बन गए। ठीक है, और जब बन जाते हैं तो ये पुराने वाले को ओल्ड डीएनए कह देते हैं, इसको न्यू डीएनए कह देते हैं। और तीसरा है डिस्पर्सिव मॉडल, इसमें कहा जाता है कि बोथ कॉपीज ऑफ डीएनए हैव डबल स्टैंडर्ड सेगमेंट ऑफ पेरेंटल डीएनए एज वेल एज न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तीसरा मॉडल कहता है कि दोनों ही स्ट्रैंड में ओल्ड डीएनए भी रहेगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड भी रहेगा, ओल्ड डीएनए भी रहेगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड भी रहेगा, और डिस्पर्सिव मॉडल में वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द 3 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसमें कौन सा मॉडल है उस पर फिर से साइंटिस्ट लोगों ने काम किया और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि भाई कौन सा एक्चुअली है। ऑल्दो वॉटसन एंड क्रिक ने जब अपना मॉडल डीएनए डबल हेलिक्स का बताया था तो उन्होंने बताया था कि भाई ये सेमी कंजर्वेटिव मोड में ही रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, सो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, द स्कीम सजेस्ट दैट
2 स्ट्रैंड वुड सेपरेट, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। इन्होंने कहा कि जो दोनों स्ट्रैंड हैं डीएनए डबल हेलिक्स में एक्ट एज अ टेम्पलेट ओल्ड स्ट्रैंड, और दोनों ही अपनी अपनी कॉपीज बनाएंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव 1 पेरेंटल एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। देखिए आपको कितना अच्छा ये एनिमेशन के थ्रू ये बताया जा रहा है कि ये जो दोनों हैं स्ट्रैंड्स वो कैसे सेपरेट आउट होते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स अपने अपने न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स बना रहे होते हैं। और इसको उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन टर्म दिया था, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूव अभी भी होना बाकी था। ये देखिए ये डीएनए खुलता जा रहा है, हेलिकेज एंजाइम चलता जा रहा है, अनवाइंडिंग कर रहा है, और दोनों स्ट्रैंड्स अपनी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को बना रहे हैं। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए मेजल्सन एंड स्टार साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1958 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने ई कोलाई जो बैक्टीरिया था उसको अमोनियम क्लोराइड में ग्रो किया, जिसमें उन्होंने अमोनियम का जो नाइट्रोजन है वो हैवी आइसोटोप लिया इसका N15। इट इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशंस। ठीक है, यहाँ रेडियो एक्टिविटी का यूज नहीं है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि यहाँ रेडियो एक्टिविटी का कोई यूज नहीं है। हैवी और लाइट यहाँ 2 टर्म आ रहे हैं उसी पर्टिकुलर नाइट्रोजन के लिए। पहली जनरेशन उन्होंने हैवी नाइट्रोजन के साथ ग्रो की अमोनियम क्लोराइड में। उससे क्या होगा, जहाँ जहाँ नाइट्रोजन कहाँ इनकॉर्पोरेट होगी, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन में जाके इनकॉर्पोरेट होगी, या जहाँ भी जाके इनकॉर्पोरेट होगी उसके अलावा वहाँ हैवी नाइट्रोजन जाके इनकॉर्पोरेट होगी। ठीक है, तो ये तो बात पक्की रही कि जो पहली जनरेशन है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ठीक है, और अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में भी जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। नाउ दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके बाद इसका कर दिया इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये जो नॉर्मल हैवी नाइट्रोजन वाला जो कंटेंट था वो नॉर्मल डीएनए से सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, सीजियम क्लोराइड पर डेंसिटी ग्रेडियंट पर उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है जिसमें कि अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू वेट चीज़ें सेपरेट आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी हैवी वाले को सेपरेट आउट कर दिया। हैवी वाला था वो नीचे जाके बैठ गया, लाइट वाला ऊपर आएगा, उससे भी लाइट और ऊपर आएगा। इस तरीके से सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट से उन्होंने सेपरेट आउट किया। देन दे ट्रांसफर्ड द सेल इनटू द मीडियम विद नॉर्मल N14 अमोनियम क्लोराइड वाले को उसमें उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। देन टुक सैंपल एट वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल्स एज द सेल मल्टीप्लाई। उन्होंने फिर अलग अलग टाइम पर सेल्स को कलेक्ट किया। नॉर्मल सेल्स आपको पता है बैक्टीरियल सेल 20 मिनट में डिवाइड कर जाती है। 20 में फिर उन्होंने सैंपल लिया, देन 40 में लिया, देन 60 में लिया, एंड सो ऑन। इस तरीके से उन्होंने सैंपल्स लेने शुरू किए। ठीक है, द वेरियस सैंपल वॉज सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटी ऑफ डीएनए। डेंसिटी डीएनए की क्या आ रही है? Thus, the DNA that was extracted from the culture of one generation after the transfer of N15 to N14 medium had a hybrid or intermediate density. पहली वाली जो जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, वो तो N15 में इन्होंने ग्रो की थी। तो इसको जब सेंट्रीफ्यूज करके देखा तो उसका हैवी बैंड आया नीचे की तरफ। फिर यहाँ पर इन्होंने डाल दिया N14। तो जो दूसरी जनरेशन आई उसमें क्या था, एक तो पहले कुछ N15 के सैंपल थे और कुछ N14 के सैंपल थे। तो इस जनरेशन को ये कह रहे हैं हाइब्रिड डेंसिटी, ठीक है, या इंटरमीडिएट डेंसिटी। और इसके बाद जब दोबारा 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट पे क्या आएगा वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। DNA extracted from the culture after another generation was composed of equal amount of this hybrid DNA and the light DNA। ठीक है, समझ आया? देखिए इस डायग्राम से हम इस चीज को अच्छे से समझते हैं। शुरू में उन्होंने जो सैंपल ग्रो किया वो किस में ग्रो किया था? फर्स्ट जनरेशन में N15 में, ठीक है, ई कोलाई का। तो जब उसको डेंसिटी ग्रेडियंट से उन्होंने नापा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, तो उनको एक सिंगल बैंड मिला 100%, और वो हेवी वाला था सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। अब फिर उन्होंने यहाँ से जाके मीडिया चेंज कर दिया।
उन्होंने क्या मीडिया डाल दिया, उन्होंने डाल दिया N14, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब सारी जनरेशन उन्होंने N14 में ग्रो की। तो उन्होंने क्या देखा, हर जनरेशन 20 मिनट के बाद तो ग्रो कर रही थी, तो यहाँ पर 20 मिनट पे सैंपल कलेक्ट किया, 40 मिनट पे किया, 60 मिनट पे, 80 मिनट पर किया, इस तरीके से उन्होंने सैंपल कलेक्ट करे। तो वो 20 मिनट के बाद क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये जो बैंड है वो इस पोजीशन से थोड़ा ऊपर हट गया है। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर उनको हाइब्रिड सैंपल मिल रहा है जिसमें N15 और N14 दोनों के सैंपल हैं, ठीक है। और जब 40 मिनट, 60 मिनट एंड 80 मिनट पे आप क्या देख रहे हैं, हाइब्रिड वाले कम होता जा रहा है और ऊपर वाला 50, 75, 88 उसकी जो बैंड की चौड़ाई है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये वाले सैंपल्स ज़्यादा हो रहे हैं और नीचे वाला है तो सही लेकिन कम होता जा रहा है। इस तरीके से उन्होंने, जैसे कि इस वाले डायग्राम को अगर आप देखें सेमी कंजर्वेटिव वाले को, तो फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पर N15 था तो इसने भी रेप्लिकेट किया, इसके तो दोनों N15 वाले थे। सेकंड जनरेशन में यहाँ पर उन्होंने N14 डाल दिया है, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया। तो एक तो ओरिजिनल रहेगा, ओल्ड वन, एंड दिस इज द न्यू वन। उसने ये वाला नॉर्मल वाला लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी एक ओल्ड वन रहेगा एंड दिस इज द न्यू वन। न्यू वन ने भी N14 वाला नाइट्रोजन लिया है अमोनियम क्लोराइड से, तो उसकी बैंड डेंसिटी यहाँ पर इसको मिल गया हाइब्रिड। अब इनको फिर किया, अब आगे सारे N14 वाले हैं तो एक तो इस तरीके का ही रहेगा ओरिजिनल, बाकी दोनों न्यू वाले आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएंगे, तो जो N15 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है और N14 वाले की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। ये आपका NCERT का डायग्राम है। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन आप फिर से एक बार चाहें तो देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग जब हमने N15 वाले अमोनियम क्लोराइड में ग्रो किया है तो सिंगल बैंड मिल रहा है, दैट इज हैवी N15 एंड देन व्हेन चेंज द मीडिया ओवर हियर, N14 वाला यहाँ डाला है तो आपको यहाँ पर जो बैंड मिल रहा है वो हाइब्रिड बैंड मिल रहा है N14 एंड N15 वाला। और इस तरीके से हाइब्रिड से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं। यहाँ हाइब्रिड मिल रहा है, देन लाइट मिल रहा है, और इनको सेपरेट किया जा रहा है बाय DNA सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बता दिया कि भाई सेमी कंजर्वेटिव मोड में ही DNA रेप्लिकेट होता है, यानी कि ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट और उसकी फिर अपनी न्यू स्ट्रैंड्स उसको एज अ टेम्पलेट मान के जनरेट हो रही होती है। सिमिलर वे में टेलर एंड कलीग ने भी एक्सपेरिमेंट किया था और इनका जो एक्सपेरिमेंटल काम था वो वीसिया फावा के ऊपर था, फावा बीन्स जिसे बोलते हैं। और इन्होंने काम किया था रेडियो एक्टिव थायमीन को लेकर, रेडियो एक्टिव थायमीन टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA। जो नया DNA सिंथेसाइज हो रहा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके ऊपर इन्होंने काम किया था। और इन्होंने क्या लिया था, रेडियो एक्टिव थायमीन ली थी। ये दो क्रोमेटिड्स हैं। फर्स्ट जनरेशन को रेडियो एक्टिव थायमीन के साथ ग्रो किया, सेकंड जनरेशन में उन्होंने चेंज कर दिया। तो इसने एक तो पुरानी कॉपी थी और एक जब रेडियो एक्टिविटी रिमूव हो गई यानी लेबल्ड थायमीन हटा दिया उन्होंने, नॉर्मल मीडिया ले लिया, दूसरा नॉर्मल हुआ। सिमिलरली यहाँ पर भी वही हुआ। और इसकी प्रोजेनी कैसी आएगी, एक तो सेम आएगी और एक नहीं आएगी, क्योंकि बोथ स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट ओवर हियर। सो सेम एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने बस क्रोमोसोम पर किया था। सो द एक्सपेरिमेंट प्रूवन दैट द DNA इन क्रोमोसोम ऑल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। ये भी सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करते हैं। ईच स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट और वो अपनी कॉपी बनाता है, और वो कॉपी जो भी बनेगी उस टाइम जो मीडिया होगा वो उसका जो भी कंटेंट है, जो भी न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो हमारे इस चैप्टर में आते हैं। आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।